फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर। स्माइल मेकर इस सीरीज में हम लोग पूरी तरीके से अब जो है डिस्कस कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को। और मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ते हुए हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो बैकग्राउंड था कि किस तरीके से भारत के अंदर इस्लाम का आगमन हुआ और फिर इस्लाम के आगमन से किस तरीके से सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए, वो सारा का सारा इससे पूर्व की दोनों वीडियो में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है ये है दिल्ली सल्तनत, जो कि मैक्सिमम या कहें तो मैक्सिमम लोगों ने जो भी शासक रहे उसने सुल्तानी उपाधि को धारण किया, इसलिए सुल्तान से सल्तनत। और चूंकि शासन की राजधानी का केंद्र बिंदु बना दिल्ली, इसलिए इतिहासकारों ने इस कालखंड को कहा दिल्ली सल्तनत। तो कुल मिलाकर दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश, देखिए 5 राजवंश, 5 शासक की बात नहीं कर रहा हूं, 5 वंशों की बात कर रहा हूं। तो 5 राजवंशों ने कुल मिलाकर 320 वर्षों तक किया है शासन। तो उन 5 राजवंशों में गुलाम वंश है आपका, खिलजी है आपका, तुगलक है, सैयद है और फिर लोधी है। तो जैसे गुलाम वंश में 11 से 12 शासक हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर खिलजी में 3 से 4 शासक वहां भी हमें पढ़ने होंगे। फिर नेक्स्ट उसके बाद जैसे ही हम आगे जाएंगे तो फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, तो अलग अलग शासकों की एक वंशावली होगी। तो अगर मैं बात करूं गुलाम वंश की वंशावली की, ये कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होती है और शमसुद्दीन क्यूमर्स पर जाकर खत्म होती है। तो इस वंश के अधीन जो है 1206 से 1290 में लगभग 84 वर्षों का शासनकाल रहा। तो इन 84 वर्षों में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और इसके बीच में एक और शासक रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मशहूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद और शमसुद्दीन ट्यूमर्स। तो अब एक चीज समझिएगा कि जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, एक करेंगे इसी के दामाद इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश के पुत्री रजिया सुल्तान को, उसके बाद फिर दासों के दास के रूप में बलबन को, और फिर कुल मिलाकर जो है पूरा यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। और जब यहाँ तक हम लोग आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि गुलाम वंश के अधीन जो शासक रहे उनके द्वारा जो किए गए काम थे वो किस रूप में आज भी भारतीय सभ्यता में विराजमान है, कैसे भारतीय राजनीति में उन सारी चीजों का संचालन होता है और किस तरीके से सारी चीजों का समावेश किया गया है। तो वंशावली के रूप में देख लिया आप लोग कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब 10 से 11 शासक जो है हम लोग पूरी तरीके से गुलाम वंश में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बात करेंगे प्योर बिल्कुल गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1290 ईस्वी के अधीन आता है। गुलाम वंश या कहें दिल्ली सल्तनत की सबसे प्रारंभिक नींव रखने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तो ऐबक का शाब्दिक अर्थ हुआ चंद्रमा का देवता। और कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास की अगर बात करें तो इससे पहले 3 ताबड़तोड़ बड़े आक्रांता या आक्रमणकारी भारत के अंदर आए, और 3 बड़े आक्रमणकारियों में जिनका सबसे प्राथमिक नाम लिया जाता है वो है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद महमूद गजनवी या महमूद गजनी, और उसके बाद गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी। तो इस तरीके से ट्रिपल एम की सीरीज में हम लोग चले जाते हैं। तो ये 3M जितने भी मुस्लिम शासक आए इससे पूर्व, तीनों का नाम M से शुरू होता है। तो जो अंतिम आक्रांता है, मुस्लिम आक्रमणकारी है, वो है मोहम्मद गौरी। इससे पूर्व की वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं मोहम्मद गौरी के विषय में, और मोहम्मद गौरी ने किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 महत्वपूर्ण युद्ध 1191 में तराइन प्रथम और 1192 में तराइन द्वितीय को मतलब आपस में भिड़त हुई, तो वो डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस करने के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया, जैसे अब ये समझिए एक चीज, ये तो आज का आधुनिक भारत है जिस बाउंड्री को हम देखते हैं भाई, ये तो आज का आधुनिक भारत हुआ ना हमारा। तो इस आधुनिक भारत की सीमा क्षेत्रों को अगर आप बिल्कुल अलग थलग कर दें तो आप पाकिस्तान को भी इसमें जब ऐड कर लेंगे तो भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर उसी दौरान जो है सारे के सारे क्षेत्रों को बाउंड्री लेस कर दिया जाए
तो बाउंड्रीलेस होने के बाद ये मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में 4-5 शासक बैठे हैं, सिंध प्रांत में 1-2 शासक बैठे हैं, ठीक है, गुजरात में कोई शासक बैठा है, तो राजस्थान में कोई और बैठा है, मध्य प्रदेश में कोई है, तो दिल्ली में कोई बैठा है, और ऐसे ही यूपी में कोई बैठा है। तो ऐसे कुल मिलाकर बाउंड्रीलेस कर देने से क्या होगा कि जो भारत होगा वो भारत में होकर छोटे छोटे साम्राज्यों में क्या होगा, विभक्त होगा। अब जो सारे आक्रमणकारी आए वो आए इस रास्तों से, और अब इन रास्तों में सबसे पहली बार जो भिड़ंत होगी या तो वो पाकिस्तान का सिंध प्रांत होगा या वो फिर पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो सबसे ज्यादा आघात भी कहाँ होगा, उन्हीं क्षेत्रों में, और सबसे ज्यादा कन्वर्ट भी पॉपुलेशन का कहाँ होगा, उन्हीं क्षेत्रों में जहां से अटैकर्स जो है आकर आक्रमण करता है। अब मोहम्मद गोरी जब भारत आया तो मोहम्मद गोरी देख रहा है कि भारत की जो सेंटर की सत्ता है वो बेहद कमजोर है, और सेंटर की सत्ता कमजोर होने के कारण वो लोग पूरी तरीके से पैर पसार गए, और पैर पसारने के बाद भारत के अंदर अटैकर के रूप में जब वो लोग आए तो भारत के छिटपुट शासकों से निपटना आसान हो गया, क्योंकि अगर गुजरात पर अटैक होगा तो केवल गुजरात का आदमी साथ देता है, वहां बिहार के आदमी या उत्तर प्रदेश के आदमी को कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस तरीके से अटैकर्स को, इन लोगों को आसानी से जीतना क्या हो गया, उनके लिए सरल हो गया, बेहद आसान हो गया, और इसी सरलता के कारण जो है सेंटर के रूप में एक सत्ता स्थापित हुई जो दिल्ली सल्तनत के नाम से आज जानी जाती है। अब ये मोहम्मद गोरी जो अटैकर था, समझिए, ये जो मोहम्मद गोरी अटैकर था इसने कुल मिलाकर 1175 ईस्वी से लेकर 1205 तक ताबड़तोड़ आक्रमण किए। 25-30 सालों में जितना भी हो सकता था इससे इतने ताबड़तोड़ आक्रमण किए कि पूरी तरीके से ये जो सीमांत प्रदेश था ये पूरी तरीके से हिलकर रह गया, और इन सीमांत प्रदेशों पर जहां जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, इन सीमांत क्षेत्रों पर पूरी तरीके से कब्जा किसका हो गया, मोहम्मद गोरी का। अब भाई मोहम्मद गोरी चूंकि आया बाहर से था तो मोहम्मद गोरी को वापस भी जाना पड़ेगा। अब जब मोहम्मद गोरी यहाँ से वापस जा रहा है तो मोहम्मद गोरी अपने प्रदेशों को अपने गुलामों के अधीन सौंपकर चला जाता है। उसी गुलाम में कुतुबुद्दीन ऐबक भी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ मोहम्मद गोरी का गुलाम, और मोहम्मद गोरी के इसी गुलाम ने राजधानी का केंद्र बिंदु स्थापित किया लाहौर। और स्थापित करने के बाद धीरे धीरे मुस्लिम आक्रांता जो है इस ओर बढ़ने लगे, और इस ओर बढ़ने से जो सेंटर बना वो हमारा क्या बना, आज का आधुनिक दिल्ली। तो मतलब ये समझिए कि दिल्ली ही 12 हिस्सों में विभाजित है उस समय, तो दिल्ली को जीतना इनके लिए क्या था, आसान था, और राजधानी का ट्रांसफर जब हुआ दिल्ली तो पूरी तरीके से क्या कहलाए, दिल्ली सल्तनत। इसके बाद जितने भी ताबड़तोड़ शासक हुए इस वंशावली में उन सभी का लगभग केंद्र बिंदु दिल्ली रहा। दिल्ली से फिर राजधानी आगरा जब चली जाएगी तो फिर मुगल सत्ता अस्तित्व में आ जाएगी, और इस तरीके से मुगल जो है उभर कर आ जाएंगे। तो समझिए कि सबसे पहली बार मोहम्मद गोरी के विजित प्रदेशों को उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लाहौर में पूरी तरीके से स्थापित किया गया, और इसी लाहौर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ते हुए मुस्लिम सभ्यता संस्कृति का विकास होने लगा। तो ये भी कोई कम समय नहीं था, क्योंकि यहाँ से अगर बात करेंगे आप तो ये लोग 712 ईस्वी में अटैकर्स के रूप में आए और 1206 में अपनी नींव को रख रहे हैं। तो मतलब लगभग 500 सालों में इन लोगों ने पूरी तरीके से 500 वर्षों में अपने साम्राज्य को ऐसा स्थापित कर दिया कि अब कोई इनके बराबर का टक्कर देने वाला कोई शासक नहीं था। तो मुस्लिम सभ्यता संस्कृति का विकास और धीरे धीरे पूरी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की, और गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद एक वंशावली तैयार हुई कुतुबुद्दीन में, और फिर उसके बाद सारे के सारे सीरीज चली जाएगी हमारे शमसुद्दीन क्यूमर्स के रूप तक। तो आइए डिस्कस करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और उसके बाद एक कहानी के रूप में से पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये तो है कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर कुछ फैक्ट्स। अब इन फैक्ट से आपके पेपर में कितना निकलता है वो आप चाहे तो नोट कर लें, चाहे आपके पास कोई किताब हो तो फिर उसे सहारा बनाकर आप स्टोरी सुन लें। स्टोरी का मतलब यह है कि आपके दिमाग के अंदर एक फॉर्मेट सेट हो जाए कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ते वक्त आप बिल्कुल भी संशय मत रखें, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम और उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत की वंशावली का सबसे पहला शासक। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप चीजों को याद रखने की कोशिश करें, जो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो। अब देखिए ये मतलब तुर्किस्तान का रहने वाला है, तो इसी कारण तुर्की राज्य का संस्थापक भी गोरी को कहा जाता है। अगर सवाल ये आए कि तुर्की राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक।
ऐबक ने ही पहली बार भारत के अंदर तुर्की राज्य को स्थापित किया है। इससे पहले जो तुर्की आक्रमण हुआ सफलता जरूर मिली, लेकिन भारत के अंदर पूरी तरीके से अपनी शासन सत्ता को संचालित नहीं करता। तो तुर्की राज्य का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के द्वारा खरीदा गया एक गुलाम था नैशापुर के बाजार में। मतलब आप ये समझिए कि उस समय दासों का बाजार लगा करता था, तो बहुत सारे बच्चे एक लाइन में खड़े कर दिए जाते थे। जो भी किसी भी चीज में निपुण होता था, कोई शासक उसे वहां से उठाकर खरीद लिया करता था और फिर उसे पाल पोस कर बड़ा कर अपनी सेना में एक अच्छे पद पर रखता था, ताकि वो समय आने पर इनका मतलब उपयोग कर सके या कहें तो इस्तेमाल कर सके। तो मोहम्मद गोरी ने खरीदा था इसे, तुर्किस्तान का रहने वाला था, तुर्क जनजाति का, बिल्कुल तुर्क जनजाति का ये आदमी था। नैशापुर के बाजार से इसे खरीदा गया। चूंकि ये धनुर्विद्या और घुड़सवारी में निपुण हो गया था, तो इसीलिए इसे घोड़ों से संबंधित मतलब ये है कि अस्तबल घर का एक प्रधान बना दिया गया, या एक छोटी सी जिम्मेदारी दे दी कि आप जो है इस तरीके से यहाँ रहकर घोड़ों की देखभाल करेंगे। तो घोड़ों की देखभाल करते करते बच्चा जो है धनुर्विद्या भी सीख गया और पूरी तरीके से मतलब घुड़सवारी में भी निपुण होता चला गया। अब घुड़सवारी में निपुण होने के कारण इसे आमिर ए आखूर का पद दे दिया गया। भी डिस्कस करेंगे क्या है। तो आमिर ए आखूर जो है अस्तबल घर का प्रधान होता है। मतलब अस्तबल का मतलब समझिए कि जहाँ घोड़ों को रखा जाता है उनकी देखभाल करने वाला अगर कोई आदमी था उस समय मोहम्मद गोरी के पास, तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक ने यहीं से धनुर्विद्या और घुड़सवारी को सीख लिया। बचपन में ही कुरान को कंठस्थ कर लिया था। हाँ जी, कुरान को कंठस्थ कर लिया था। कंठस्थ करने के कारण इसे कुरान खां के नाम से जाना जाता है। पेपर में क्लियर कट आएगा, निम्नलिखित में से किसे कुरान खां के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक निम्नलिखित में से किस जनजाति का निवासी था? तो आंसर होगा तुर्क। तुर्क राज्य का संस्थापक भारत में निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तो अपनी न्यायशीलता या दानशीलता के कारण, मतलब एक ऐसा हार्ट मतलब जिसमें संवेदनाएं बहुत ज्यादा हो, एक ऐसा दिल जिसमें सबके प्रति आदर भाव हो, एक ऐसा दिमाग जो सबकी रेस्पेक्ट करता हो, तो कुछ इस तरीके का कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो अपनी दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श, लाखों को दान देने वाला भी कहा गया। मतलब इस तरीके से चीजों को डिफाइन किया गया कि ये लाख बख्श भी है, कुरान खा भी है। तो मतलब समझिए कि हर चीज में निपुण है बच्चा। कुरान को कंठस्थ कर ले तो कुरान खा हो गया, लाखों का दान दे दिया तो लाख बख्श हो गया, कई हाथियों को दान दे दिया तो इसे पील बख्श के नाम से भी, ये नया फैक्ट है, इसे आप थोड़ा सा नोट कर ले कहीं। लाख बख्श तो आपको सब जगह मिल जाएगा, पील बख्श मतलब हाथियों को दान देने वाला, हाथियों को दान देने वाला। तो लाख बख्श, लाख का मतलब लाखों का दानी, और पील बख्श हाथियों का दानी। मैंने कहा कि इसे बचपन से ही मतलब एक आशीर्वाद कहो या कुछ इस तरीके की एक गॉड गिफ्ट जो बुद्धि थी वो प्राप्त हुई, और जब ये धनुर्विद्या और घुड़सवारी में निपुण हो गया तो इसे एक महत्वपूर्ण पद आमिर ए आखूर, इंग्लिश में भी आमिर ए आखूर ही होगा, ठीक है। तो आमिर ए आखूर के पद पर रखा गया। यह पोस्ट का नाम है और यह पोस्ट रिलेट करती है अस्तबल घर का प्रधान। अस्तबल का मतलब वह स्थान जहां घोड़ों को रखा जाता है। तो एक किस्म से यह एक पोस्ट है और पोस्ट का नाम है आमिर ए आखूर। तो आमिर ए आखूर किसे नियुक्त किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के। ये कौन होता है? अस्तबल घर का प्रधान होता है। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, उस युद्ध में पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़कर भाग लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसी पार्टिसिपेशन के कारण इसे पूरी तरीके से इतिहास में एक अलग पन्ने में रखा गया कि तराइन के द्वितीय युद्ध में कुशलता पूर्वक भाग लेने वाला निम्नलिखित में से कौन था? तो वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो तराइन का द्वितीय चूंकि पक्ष में रहा था मोहम्मद गोरी के, तो इसलिए जब इसने अपने साहस और कौशल और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर पूरी तरीके से युद्ध को अपने पक्ष में लिया कुतुबुद्दीन ऐबक की भागीदारी से,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक पर पूरी तरीके से रहमत बरपी या रहमत बरसी किसी तरीके से मोहम्मद गोरे की। और इसी रहमत का कारण ये था कि अपने जो विजित प्रदेश थे, विजित का मतलब जीते हुए, जो भी विनिंग प्रदेश थे या जो क्षेत्र जीत लिए गए थे, उन्हें पूरी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर ये वापस चला गया। क्योंकि मोहम्मद गोरे का इंटरेस्ट भारत में नहीं था, मोहम्मद गोरे केवल पूरी तरीके से अपने मध्य एशिया और आसपास के क्षेत्रों में क्या किया करता था, अपने साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश। इंटरेस्ट था तब भी, नहीं था तब भी, लेकिन विजित प्रदेशों को छोड़कर जाना। एक बात यह भी है कि मोहम्मद गोरे सेंटर की सत्ता में कहीं बैठकर अपने आप को स्टेबल करना चाहता है और अपने छोटे छोटे सामंत कहो, गुलाम कहो या दास कहो, उनके माध्यम से शासन और सत्ता को संचालित करना चाहता है। तो दैट्स वाई इसी कारण जो है पूरी तरीके से अपने विजित प्रदेशों को सौंपकर चला गया कुतुबुद्दीन ऐबक वापस। और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया राज्याभिषेक। मतलब सिंहासन जो प्राप्त हुआ है, सिंहासन जो प्राप्त हुआ वो 1206 ईस्वी के आसपास प्राप्त हुआ। और इससे पहले जो काम किए गए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी, मतलब आर्किटेक्चर के रूप में जो काम किए गए वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ेंगे। तो 1206 में राज्याभिषेक हो गया और फिर इसने सबसे पहली बार राजधानी को बनाया लाहौर। तो फैक्ट सीधा सीधा आएगा, निम्नलिखित में से किसकी राजधानी लाहौर में स्थापित थी? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मेडिवल इंडिया से अगर सवाल मिलते हैं आपको 4 से 5, तो वो सारे यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आपके दिमाग के अंदर ये चीज एक बार बैठ जाए कि कुछ इस तरीके से सारी चीजें घटित हुई थी। अगर मैं केवल फैक्ट्स पर चर्चा करूं और आपको इसके पीछे की कहानी ना बताऊं तो फिर शायद आप मतलब बोरियत फील करेंगे। लेकिन चीजों को समझिए कि 1206 में राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक होने के बाद तुरंत जो है अपनी कैपिटल को लाहौर में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। जब कैपिटल लाहौर में स्थापित हो गई तो मतलब ये समझिए कि भारत के अंदर की जो कंट्रोल बॉडी थी वो पूरी तरीके से सत्ते में आ गई। भाई आप यहाँ बैठ गए आकर एक आक्रमणकारी के रूप में और आपका साम्राज्य यहाँ है, तो जब आपके पड़ोस में चाइना बैठ गया या आपके पड़ोस में पाकिस्तान बैठ गया या चाइना को पाकिस्तान का सपोर्ट मिल गया, तो अब आप सत्ते में आ गए, भारत जो है सत्ते में आ गया कि भाई अब इनसे बचा कैसे जाए। तो भारत तब तक नहीं बच सकता जब तक वो अपने अंदर की आपसी फूट को खत्म ना करे। और आपसी फूट के कारण ही सारे के सारे आक्रमणकारी भारत के ऊपर आक्रमण करने के अप्रोच रखते हैं, वरना किसी की इतनी हिम्मत या औकात नहीं है कि वो भारत को गुलाम बना ले। और फिर भारत गुलाम हुआ ही किसके कारण है? वो गुलाम हुआ हमारे कारण। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं थी, राष्ट्रवादिता नहीं थी। इसी राष्ट्रवादिता की कमी का फायदा उठाकर बार बार कोई भी अटैकर भारत के अंदर आता है, चाहे वो ईरानी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो कुषाण हो, चाहे वो बाद में आपका मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करने वाले लोग हों, वो बार बार आते हैं अटैकर के रूप में और हमें पूरी तरीके से हराकर अपने साम्राज्य को स्थापित कर ये दर्शाना चाहते हैं कि भारत की आपसी फूट अगर खत्म नहीं हुई तो फिर केंद्र की सत्ता से इन लोगों को कोई हिला नहीं सकता। और ये गुलामी या ये गुलाम वंश भारत से ही संबंधित समझ लो आप, कि जो गुलामी या दास्तां मिली वो तो हमें मिलने वाली थी ना। और ये गुलामी जो हम लोग कर रहे हैं ये कोई छोटी मोटी गुलामी नहीं कर रहे हैं। 320 वर्षों का एक लंबा शासनकाल तो रहा दिल्ली सल्तनत का। और फिर अगर बात करें मुगल साम्राज्य की तो 1526 से 1707 तक तो रहे पूरी तरीके से ताबड़तोड़ शासक, लेकिन 1526 से 1857 तक भारत के अंदर मुगल रहे। तो आप समझिए कि ये जो राजे रजवाड़े थे, ये जो शासक थे, अब एक लंबा समय देख लो, एक ही वंशावली के लोगों ने 1526 से 1857 तक भारत में शासन किया। फिर 1206 से 1526 तक 5 राजवंशों ने शासन किया। तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई सौ शासकों ने भारत के अंदर इस्लाम के साम्राज्य को स्थापित कर रखा। और इस्लाम को उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन कन्वर्ट होकर जब आपके पक्ष में आ गई और 5वीं 6ठी पीढ़ी ने यह मान लिया कि इस्लाम हमारा मूल धर्म है, तो फिर अब उनके दिमाग से ये निकालना कि ये लोग विदेशी है वो मुश्किल हो जाता था। तो अब तक की पीढ़ी की बात करें 2021 की, और आप उनसे कहेंगे कि आप तो विदेशी धर्म को अडॉप्ट करके बैठे हैं, तो वो मानने को तैयार नहीं होंगे। रीजन कि बचपन से उसने अपने मूल में कुरान को अहमियत दी, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा जिस दीन में पले बढ़ेगा उसी दीन का असर उस पर ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी तो नया नया मामला है, लेकिन नया नया भी ना समझे कि 500 साल भी कम नहीं होते। अगर आप आज की बात करें 2021 की और इसमें 500 साल ऐड कर दें तो ये ठीक ठीक कड़िया आज से 500 साल बाद समझिए किस तरीके का एक तामझाम खड़ा होगा।
तो 500 साल भी कोई कम नहीं होते, 320 वर्षों का शासन इन लोगों का। और फिर यहाँ समझिए कि 1857 तक भारत के अंदर पूरी तरीके से मुस्लिम सभ्यता संस्कृति पूरी तरीके से शासन के अंदर रही। शासन के अंदर की बात कर रहा हूं, मतलब सत्ता या गवर्नमेंटशिप में जो रही चीजें वो सारे के सारे मुस्लिम आक्रांताओं के आसपास और इर्द गिर्द रही। अब समझिए कि 1206 में जब इसका राज्याभिषेक हो गया, राजधानी को लाहौर बनाया, तो लाहौर से दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं है। एक शासक के रूप में अगर देखेंगे तो केवल आपको एक छोटा सा एरिया ही तो पार करना है ना। और जैसे ही आप पंजाब प्रांत में प्रवेश कर गए, जो भारत का आज का पंजाब प्रांत है, तो फिर उससे दिल्ली की दूरी भी बहुत छोटी हो जाती है। तो उधर से समेटते हुए आप धीरे 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 क्या कर रहे हैं, दिल्ली तक अपनी सत्ता को काबिज कर रहे हैं। 1208 में इस आदमी को दास मुक्ति पत्र दे दिया गया और इसे कह दिया गया कि भैया अब आप दास नहीं है। और 1208 में पूरी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाया सुल्तान। मतलब इससे पहले वो सुल्तान नहीं कहलाया 1208 से पहले। 1206 में इसने स्थापना की है लाहौर में राजधानी बनाकर, और 2 साल तक ये दास ही रहा। जब 1208 में दास मुक्ति पत्र मिल गया सुल्तान, तो सुल्तान बना अपने राज्याभिषेक के लगभग 2 वर्षों के उपरांत। अब समझिए, चंद्रमा का देवता कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान खां कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। आमिर ए आखुर कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत सारे फैक्ट्स यहां से निकलकर आ जाते हैं। अगर ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आप इसे कहीं भी नोट कर सकते हैं। और अगर आप कोई बेसिक किताब का सहारा लेकर पढ़ रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आपका इंटरेस्ट पूरी तरीके से डेवलप हो, पूरी तरीके से आप चीजों को निकालें और फिर निकाल कर अपने नोट्स को ऐसा बनाएं कि यार आप दूसरों से बेहतर होने की कोशिश करना हमेशा। और अगर बेहतर नहीं हो पाओगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी आपके साथ, क्योंकि सिलेक्शन तो एक एक नंबर से अटकता है ना भाई। और ये एक एक नंबर को कवर करना कहां से है, एक एक नंबर को अपने सभी सब्जेक्टों से कवर करना है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी जीएस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहां तो आपको चीजों की डिटेलिंग भी चाहिए, फैक्ट्स भी चाहिए और उस फैक्ट के पीछे का कॉन्सेप्ट भी चाहिए। तो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है उसे निकालने की कोशिश करें। यहां से ही नहीं, जहां भी आपको मौका मिले किसी भी चैनल पर जाने का, तो आप बशर्ते शौक से जाएं और शौक से चीजों को निकाल कर अपने नोट्स में रेडी करें। क्योंकि किसी भी एजुकेटर का जो सपना होता है वो ये कि भाई उसके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक जीवन में एक बदलाव लाने की पूरी कोशिश करें। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर सारी टेंशन ही खत्म। या कुल मिलाकर कहें कि सिलेक्शन होने के बाद ही टेंशन असली शुरू होती है, लेकिन तब एक जिम्मेदारी और दायित्व की टेंशन आती है। आप समझिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक, अब सपोज दैट लाहौर की सत्ता पे ये हो जाता है काबिज। अब भाई किसी गुलाम को कौन चाहेगा या किसी दास को कौन चाहेगा कि वो राजनीति तक पूरी तरीके से अपनी पैठ को बनाए। समझिए कि यहां भी तो कंपटीशन होगा ना। जो बड़े स्तर के मौलाना होंगे, जो बड़े स्तर के कुरान को समझाने वाले होंगे, जो बड़े स्तर के लोग होंगे मोहम्मद गोरी के इर्द गिर्द, उनका तो 36 का आंकड़ा होगा ना कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ठहरा दास, और दासों की बनेगी नहीं किनके साथ, जो इस जाति क्रम में, जो इस दीन क्रम में अपने आप को श्रेष्ठ मानता होगा। तो फिर कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी ये होगी कि जल्दी से जल्दी कुतुबुद्दीन ऐबक मरे और उनकी इच्छा अनुसार कोई ऐसा शासक बनाया जाए जो पूरी तरीके से एक रिमोट कंट्रोल के रूप में काम करता रहे। लेकिन ये आदमी अपने जीवन काल में शासन के रूप में थोड़ा सा जिया, 1206 से केवल 1210 तक, लेकिन 4 साल के अंदर जो उसने किया था वो आज भी भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण मायने रखता है। अब एक चीज अगर बात आए आर्किटेक्चर, वास्तुकला की, तो वास्तुकला के क्षेत्र में इस आदमी ने कुव्वत उल इस्लाम, पहली बार भारत के अंदर सबसे पहली मस्जिद अगर कोई बनी या मंदिर, मस्जिद के रूप में कोई स्ट्रक्चर बना या आर्किटेक्चर के रूप में मुस्लिमों के द्वारा अगर सबसे पहली बार कोई स्थायित्व दिया गया किसी बिल्डिंग को
किसी मस्जिद को, तो वो थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में इस आदमी ने दिल्ली में पूरी तरीके से क्या किया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। नंबर 2, अजमेर शरीफ में, अजमेर शरीफ की बात कर रहा हूं, गरीब नवाज की दरगाह वहां स्थित है, और मर्दुन चिश्ती भी आप कह सकते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। नंबर नेक्स्ट, अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, 2.5 दिन के 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर शरीफ राजस्थान। इसके अलावा शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सभी को पता है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था लेकिन पूरी नहीं हो पाई, पूरी की इसी के दामाद इल्तुतमिश ने। तो अगली कड़ी में, अब ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, अगली कड़ी में हम पूरी तरीके से इल्तुतमिश को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण, पोलो खेलते समय, ये सवाल कई बार पूछा, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई, मृत्यु। और फिर पूरी तरीके से इसके विवादित उत्तराधिकारी आराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया, और उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। तो नेक्स्ट कड़ी में हम लोग डिस्कस करेंगे इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान को। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत।